जय हिंद साथियों। हम पिछली क्लासों के माध्यम से अपनी हिस्ट्री को बड़े ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से डिटेल में पढ़ते चल रहे हैं। इसमें हम आज आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो संघर्ष है उसकी कहानी के साथ साथ ये मोहम्मद गौरी कहाँ से उत्पन्न हुए और पहले तो गजनवी थे और मोहम्मद गौरी कहाँ से आए, ये सब इसी क्लास के माध्यम से हम देखेंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहले तो एक चीज़ आपको समझनी होगी। पहले जो मोहम्मद गौरी है उसका नाम क्या है, जो वास्तविक नाम है उसका शिहाबुद्दीन है। इसका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु इसकी 1206 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद गौरी को 1173 में गौर प्रदेश मिला था, ये प्रदेश है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने को ये आती है कि हमने पढ़ा था महमूद गजनवी तक, उसने लास्ट आक्रमण किया था वो 1027, वो 1017, 1017 नहीं, सॉरी 1027 आई है। 1027 में उसने लास्ट आक्रमण किया था। वो लास्ट आक्रमण कौन सा था? वो लास्ट आक्रमण उसने खोखरों के विरुद्ध किया था। तो खोखरों के विरुद्ध के बाद अब जो मोहम्मद गौरी आया है इसने आक्रमण किया है 1175 में फर्स्ट आक्रमण। ये देखिए 1175 में फर्स्ट आक्रमण। अब यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो है लगभग 148 साल, 148 वर्ष। इन भारत के राजाओं ने अरब से जो आक्रमण हो रहे थे, यानी जो मुसलमानों के, जो इस्लाम के आक्रमण हो रहे थे, उनको 148 साल तक इन्होंने रोके रखा। यानी कि महमूद गजनवी के बाद 148 साल तक कोई नहीं आया। उसके बाद ये मोहम्मद गौरी आया। अब इसकी कहानी थोड़ी समझ लेते हैं। पहले क्या था? पहले एक गजनी एक प्रदेश था। गजनी पहले तो आया था, उसके बाद उसी गजनी एक प्रदेश का नाम है पहले तो। अब गजनी के बाद वहाँ के जो लोग थे उनको गजनवी कहते थे। जैसे मोहम्मद महमूद गजनवी आया था, उसी के बाद यहाँ पे क्या हुआ था इस समय, पहले मैंने बताया था बौद्ध, जो यहाँ पे बौद्धों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इन्होंने जो अरब के वासी थे उन्होंने क्या कर दिया था, बौद्धों को इस्लाम धर्म कबूल करवा करवा करके इनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ के सारे बौद्ध इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे धीरे धीरे ये सारे बौद्ध। अब यहाँ पे सभी बौद्ध कमज़ोर हो गए तो ये भी यहाँ पे दो शाखाएं बटी धीरे धीरे। तो यहाँ पे ये दो शाखाएं बटी, तो एक तो ख्वारिज्म शाखा थी, एक थी गौर शासक की शाखा। यहाँ पे एक वंश का नाम था ख्वारिज्म वंश और दूसरे वंश का नाम था गौर शासक, यानी गौर वंश। अब यहाँ पे दो वंश पनपे। कहाँ पर? जहाँ पर जो ये भारत है, भारत के ऊपर इस साइड में गजनी प्रदेश है, तो यहाँ पे दो दो वंश पनपे, एक तो ख्वारिज्म था, एक गौर प्रदेश था। तो जैसे आप यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं तो इस साइड ये तो ख्वारिज्म है और इस साइड क्या है? गौर प्रदेश। अब जो ख्वारिज्म था वो अरब उस पर शासन कर रहे थे और जो गौर शासक था उस पर मोहम्मद गौरी का जो बड़ा भाई था, गयासुद्दीन, वो शासक कर रहा था। यानी कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को कहा गया है और गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी के बड़े भाई को कहा गया है, जो गौर शासक था, यानी गौर प्रदेश पर अपना स्थापत्य अपने सुचारू रूप से चलाए रखा था उसने। तो कुल मिलाकर के यहाँ आप इतनी बात समझ गए, जो ख्वारिज्म के शासक थे वो इधर की साइड थे और जो गौर शासक थे वो इधर की साइड थे। तो अरब तो पहले से ही मजबूत थे, तो ये ख्वारिज्म के शासक बहुत मजबूत थे। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी के भाई गयासुद्दीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर थे ये अरबवासी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने इधर जाने की नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। उसने पूर्व की ओर भारत पर अटैक करना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि उधर कोई ऐसा राजा नहीं था जो कि मोहम्मद गौरी को परास्त कर सकता था। तो ऐसे कुछ कारण थे जिनकी वजह से मोहम्मद गौरी भारत की ओर अपना रुख करता है और भारत पर आक्रमण करता है। तो इसी के कारण यहाँ से लेकर के पहला इसने आक्रमण किया। जो पहला आक्रमण किया 1175 में, पहला आक्रमण कहाँ पर किया था? मुल्तान पर पहला आक्रमण किया था इसने, करमाती जाति पर, ठीक है। और ये इसको जीत गया था, ठीक है। अब इसके बाद इसने जो सेकंड आक्रमण किया था वो 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया था। 1178 में इसने कहाँ पर आक्रमण किया? 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, जो कि असफल रहा। असफल क्यों रहा? क्योंकि जो पाटन गुजरात है उस पर जो शासिका थी वो सोलंकी वंश की शासिका थी, उसका नाम है नायिका देवी। अब ये शासिका क्यों, शासक कहाँ गया था भाई? शासक क्या मर गया था? अब देखो ऐसा हुआ था कि जो सोलंकी वंश की जो रानी थी नायिका देवी, उसका एक पति थे, उसका नाम है अजयपाल। तो इनके जो पति थे अजयपाल, वो उनका हो गया था देहांत, और जो इनका बेटा था उसका नाम था मूलराज।
और उसको हम भीम सेकंड भी कहते हैं। तो ये भीम सेकंड यानी मूल राज का जो पिता था उसका देहांत हो गया, मर गया था वो। तो उनकी रानी थी नायिका देवी, तो इन्होंने शासन को संभाला। तो इनके संयोग से क्या हुआ, इनका जो संयोग किया था जब मोहम्मद गौरी ने 1178 में इनके शासन पर गुजरात में पाटन पर आक्रमण किया, उस समय रानी नायिका देवी थी। तो इनका जो संयोग किया था रानी नायिका देवी का, वो संयोग किया था चाहमान के शासकों ने। ठीक है, इस युद्ध को नाम दिया जाता है, इस युद्ध को नाम दिया जाता है कयाद्रा का युद्ध, कयाद्रा। ठीक है, कयाद्रा का युद्ध इसको नाम दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें बताते हैं कि मोहम्मद गौरी को रानी जो सोलंकी की वंश की रानी थी नायिका देवी, इसने एक गलत जगह पर वार कर दिया था, जिससे मोहम्मद गौरी इस साइड आना भूल ही गया था। मतलब बहुत बुरी तरह वो घायल हो गया था, इस तरीके से हराया था उसको। आपने कहानी सुनी होगी, गलत जगह जो तलवार इसकी लगी थी वो आप सभी को पता होगा। इस तरह कहना सही नहीं है, लेकिन ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब क्या हुआ था, युद्ध का नाम था कयात्रा का युद्ध। इसको कौन जीता, इसको जीती रानी नायिका देवी। इधर आने की फिर इसको इसने इसने किसने मोहम्मद गौरी ने सोची भी नहीं, क्योंकि ये वंश था सोलंकी बस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जब इसने 1178 में आक्रमण किए थे, तो इस समय कन्नौज पर जो राज कर रहे थे वो थे गढ़वाल वंश के राजा थे, और बुंदेलखंड पर राज कर रहे थे वो चंदेल वंश के राजा थे। कलचुरी जो त्रिपुरा में पड़ जाता है उस पर चेदी वंश के राजा राज कर रहे थे, और बंगाल में पाल वंश के और सेन वंश के राजा राज कर रहे थे। दिल्ली में तो आपको पता ही है, दिल्ली अजमेर पर चौहान वंश था, जो कि पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान है उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज में तीसरे ये पृथ्वीराज चौहान है। ठीक है, गुजरात पर जो शासक कर रहे थे चालुक्य वंश के, या फिर इन्हीं को चालुक्य वंश के सोलंकी वंश भी किसी को कहते हैं। तो यहीं की शासिका थी रानी नायिका देवी। ठीक है, गुजरात पाटन। अब यहाँ पे पंजाब में जो शासन कर रहे थे वो थे मलिक खुसरो के विरुद्ध। पंजाब में जो कि इसने आक्रमण किया था किसके विरुद्ध, मलिक खुसरो के विरुद्ध किया था। ठीक है, अब इसके बाद 1179 में यानी 1179 में पेशावर कश्मीर सिंध जीता, किसने, मोहम्मद गौरी ने। अब 1186 में लाहौर भी जीत लिया इसने। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने को आती है, यहाँ पे देखिए 1188 में इसने बठिंडा पंजाब जीता। और अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि 1191 आ गया। अब 1191 में क्या हुआ था आप सभी को पता होगा, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच, गौरी और पृथ्वीराज थर्ड। अभी मैंने बताया पृथ्वीराज थर्ड, जो जिसको हम रायपतौरा भी कहते हैं। और ये तीसरे पृथ्वीराज चौहान थे। इनकी एक बुक है वो लिखी पृथ्वीराज रासो, किसने लिखी, चंद्रवरदाई ने लिखी थी। ये इनके ऐसा माना जाता है परम मित्र भी थे, और मित्र के साथ ये दरबारी कवि भी थे। ठीक है, अब 1192 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को ऐसी मार मारी कि ये 1 साल तक, जब इसको पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि जाओ अगली साल फिर दोबारा आना दूध पी करके, तो क्या हुआ, गौरी चला गया और ये सोया नहीं। ऐसा बताते हैं कि पूरी एक रात ये ढंग से नहीं सोया, मतलब योजना बनाता रहा कि कैसे मैं उस पृथ्वीराज चौहान को हराऊं। तो क्या हुआ, इसने 1 साल बाद जस्ट इसने तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा, किसके विरुद्ध, गौरी वीएस पृथ्वीराज थर्ड। अब ये मोहम्मद गौरी इसको सफल हो गया था इसमें। अब कैसे सफल हो गया, यहाँ पे 2 कहानी बनती हैं। यहाँ पे पहले बताते हैं कि इस समय जो तराइन का युद्ध दूसरा हुआ था, इसमें जो पृथ्वीराज चौहान के पास 1.5 लाख सेना आई थी, सेना लेकर आया था, और जो पृथ्वीराज के पास 3 लाख सेना थी, फिर भी ये जीत गया था मोहम्मद गौरी क्यों जीत गया था, क्योंकि इसने अपनी सेना को बहुत बुरी तरीक़ा से ट्रेंड कर रखा था। और पृथ्वीराज के पास 3 लाख की सेना भले ही थी, लेकिन ये 3 लाख की सेना अन्य शासकों की मिला करके थी। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हमारे जब यहाँ पे ये युद्ध हो रहा था, जब राजा एकत्रित नहीं हुआ करते थे, आपस में फूट डली हुई थी, तो उसी फूट के कारण ये युद्ध हार गए थे 1192 का। इस युद्ध की वजह से हमारे आगे आने वाला जो सल्तनत काल है उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसी को पृथ्वीराज चौहान जीत जाते तो ना तो सल्तनत काल होता ना मुगल वंश होता। तो यहाँ पे एक बात तो ये आती है कि पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया, और हराने के बाद ये इसको गजनी ले गया, और गजनी ले जाने के बाद इसने उसको वहाँ पे ऐसे बताते हैं कि इसको पृथ्वीराज चौहान को एक विद्या आती थी, मतलब आंखों पे पट्टी बांध करके, और ये इनको शब्द भेदी बाण चलाना आता था, ऐसा बताया जाता है। तो उसी के जरिए इनके जो मित्र थे
इनका नाम है चंद्रवरदायी। इन्होंने कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये पंक्ति इन्होंने जब गाई थी तो बताते हैं कि इसी एक पंक्ति के जरिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, अब क्योंकि मोहम्मद गौरी की आंखें फुड़वा दी थी इसने, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी थी मोहम्मद गौरी ने। इसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, इसीलिए इन्होंने ये दोहा गाया था। ये बहुत फेमस दोहा है। तो इसकी वजह से इन्होंने ऐसा बताया जाए, इस तीर की एक तीर से इसी दोहे के माध्यम से उसको कत्ल कर दिया था। और उसके बाद चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदायी को मार दिया। एक कहानी तो यहाँ पे आती है ये, और एक कहानी ये कहते हैं यहाँ पे दूसरी जो रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि ये जो क्या नाम है चंद्रवरदायी, ये चंद्रवरदायी वो चंद्रवरदायी नहीं है, ये तो बाद में जो 543 ईस्वी में आया था चंद्रवरदायी, वो चंद्रवरदायी कोई और है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुछ और मानना है। मतलब कई कई जो दार्शनिक और लेखक हुए हैं उनके अलग अलग मानने हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जो सटीक बात बैठती है वो यही बैठती है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध के उन्होंने ये दोहा गाया था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान वाला। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे गौरी शासन एवं, अब यहाँ पे ये गौरी जीत गया तो यहाँ पे 1192 में इसने अटैक कर दिया। इसके बाद एक अटैक और किया था 1194 में, यहाँ पे लिखा नहीं। 1194 में जो अटैक किया था वो किया था राजा जयचंद और किसके बीच, राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच तो उसको मोहम्मद गौरी जीत गया था। अब ये राजा जयचंद कौन है इसको भी बताएंगे। अभी देखिए यहाँ पे, इसको बताने से पहले यहाँ पे, हाँ इसे देखिए पहले। अब राजा जयचंद कौन था, क्यों पहले इस पॉइंट को बाद में देखेंगे। यहाँ पे दिल्ली का जो संस्थापक था वो कौन था, अनंगपाल तोमर। अब यहाँ पे पहले समझो इसको, अनंगपाल जो तोमर था वो दिल्ली का संस्थापक था। इसकी 2 पुत्रियाँ थी, एक पुत्री थी जो ब्याही थी किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था उसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर सिंह चौहान, उसके साथ ब्याही थी। ठीक है, और इसकी दूसरी पुत्री थी वो ब्याही थी राजा जयचंद के पिता के साथ, ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि राजा जयचंद के पिता का नाम क्या था। तो उनका नाम था विजयपाल। इनसे तो इनकी दोनों पुत्री, यानी कि एक तरफ तो राजा जयचंद की जो बेटी थी उसका नाम था संयोगता, तो उनका जो संयोगता का विवाह हुआ था राजा जयचंद के साथ। तो ये रिलेशन यहाँ पे बनता है, क्योंकि जयचंद की पुत्री थी संयोगता और जयचंद शासक था कन्नौज का, और जयचंद के पिता का नाम था विजयपाल। ठीक है, यहाँ पे ये युद्ध लिखा हुआ है 1194 चंदावर का युद्ध, गौरी भी जयचंद के बीच हुआ था। तो यहाँ पे जो अनंगपाल तोमर है वो दिल्ली के संस्थापक थे। अब दिल्ली का दूसरा नाम ढिल्लीकापुरी भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और अनंगपाल तोमर ही थे जिन्होंने दिल्ली को बसाया था। दिल्ली, इन्हीं अनंगपाल तोमर की 2 बेटियां थी, उन 2 बेटियों को मैंने अभी बता दिया। और सोमेश्वर सिंह चौहान से ब्याही थी एक, और एक ब्याही थी विजयपाल से। ठीक है, विजयपाल के पुत्र का नाम क्या था, जयचंद, और सोमेश्वर सिंह के पुत्र का नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शादी किससे की थी, संयोगता से। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद जो चंदावर का युद्ध था वो किसके बीच हुआ था, जयचंद के बीच। जयचंद कन्नौज का शासक था, यमुना नदी के तट पर हुआ था, इटावा यूपी। ठीक है, और इसको गौरी जीत गया था। इतनी क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल देख लीजिए 1178 से 1192 तक, और गौरी इतने युद्ध करने के बाद शासन किसको दे के गया, ऐबक, और ऐबक को सौंप कर चला गया। अब ऐबक कौन है, ऐबक ही अकेले को सौंप कर नहीं गया, इसके साथ 4 गुलाम थे। अब देखो, इसके साथ 4 गुलाम थे, उन 4 गुलामों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये रहे, गौरी का अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी का भी अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध हुआ था, उसका हुआ था 1127 में, और इसका हुआ है किसमें, 1100, इसका हुआ 11 महमूद गजनवी का 1127 में। और जो मोहम्मद गौरी है उसका जो आक्रमण हुआ है लास्ट, वो किया है 1191 का 1205 में लास्ट आक्रमण किया था कि किसने, मोहम्मद गौरी ने। कहाँ पर, खोखरों के विरुद्ध। गौरी की मृत्यु दमियक सिंध में हुई थी। यहाँ पे बताया जाता है कि ये नमाज पढ़ रहा था तो इसकी गर्दन काट दी थी किसी ने 1206 में। और गौरी को अपना पुत्र नहीं था, इसलिए इसकी 4 दास थे, एक था ऐबक, एक यल्दौज, एक खुवाचा और एक बख्तियार खिलजी। जो ऐबक था वो दिल्ली और अजमेर का शासक था, यल्दौज ऐबक का ससुर था, और ये गजनी का शासक था। जो खुवाचा था वो सिंध प्रांत का शासक था, मुल्तान सिंध। ये ऐबक का जीजा था। ऐबक की रिलेशन है, बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार का शासक था। ये नालंदा पर इसने आक्रमण इसी ने किया था, और नालंदा का पुराना नाम
आदतपुरी विक्रमशिला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, यहाँ पे हमने छोड़ा था ये कि जब यहाँ पे 1192 में इसने क्या हुआ, 1192 में जब अटैक किया था, जीत गया था, उसके बाद इसने यहाँ पे जो एक वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सूफी संत थे। अब ये सूफी संत थे तो ये सूफीवादी विचारधारा में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। यानी सूफी का मतलब होता है साफ, साफ शब्द से उत्पत्ति हुई है। साफ का मतलब पवित्र, और सूफी या सूफीवाद भी इसको कहते हैं। ये विश्वास करते थे तरीकत में, शरीयत में नहीं करते थे, हकीकत में नहीं करते थे। ये भगवान का ध्यान सिर्फ तरीकत से करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी एक दरगाह बनी थी। तो अजमेर में इनकी एक दरगाह है, उसका नाम क्या है, अजमेर में इनकी एक दरगाह है, उसका नाम आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। क्या है उसका नाम, है अजमेर शरीफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भारत में जब मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे तो उनके जो गुरु थे वो थे हारूनी। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, तो वो थे हारूनी, ठीक है, हारूनी। अब 1203 में कालिंजर अभियान, इसने एक और आक्रमण किया था परमादिदेव पर। अब परमादिदेव पर जो आक्रमण किया था, ये कौन था परमादिदेव, ये महोबा बुंदेलखंड का शासक था। इसी के दरबार में 2 कमांडर रहते थे, उनका नाम है आला और उदल। सैनिक कमांडर, सैनिक नहीं, सेना के ऊपर जो कमांडर होते हैं वो रहते थे, यही आला उदल है, कहा जाता है। इन पर भी एक दोहा बना है, इनका दोहा ये है कि जब आला को जन्म भयो तो धरती दसी अढ़ाई हाथ, ऐसे बोलते हैं। मतलब बहुत ही, जब जन्मा था तो बहुत ही इसमें वजन था, ऐसा बोलते हैं। तो यही 2 वीर थे। ये 1203 की ही बात है जब इन्होंने युद्ध किया था और ये मारे गए थे। बहुत वीरता के साथ लड़े थे ये, बहुत वीरता के साथ। आलाखंड जो लिखा है ये जगनिक ने लिखा है, और राजा, ये किसके दरबारी कवि थे, ये परमादिदेव के दरबारी कवि थे, ठीक है। कौन, जगनिक। आलाखंड इन्हीं ने लिखा है, ठीक। अरे ये क्या हुआ, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ के बाद ये मैंने अभी बता दिया कि बख्तियार खिलजी आया था और नालंदा को जलाकर चला गया था। क्या, क्योंकि बख्तियार खिलजी को एक रोग हो गया था, वो रोग ही सही किया था नालंदा के एक शिक्षक ने। तो ये कहा था कि ऐसी शिक्षा भारतीयों के पास नहीं होनी चाहिए, बर्बाद करो इसको। आदतापुरी विक्रमशिला को बर्बाद कर दिया, नालंदा को जला दिया। बोलते हैं 3 महीने तक किताबें जलती रहीं। इतनी बात क्लियर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वो अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना करी। कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी बताया था, क्योंकि ये सौंप कर चला गया था मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये गुलाम थे 4 इसके, कुतुबुद्दीन ऐबक और यलदौज कुबाचा और बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी 1191 में चौहान वंश के शासक ने हराया था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी ने 1191 में तरवहिंडा भटिंडा पर हमला किया, और भटिंडा पर हमला किसने किया था, पृथ्वीराज। यहाँ पे क्या है, मोहम्मद गौरी ने 1191 में तरवहिंडा भटिंडा पर हमला किया, जो पृथ्वीराज चौहान के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताने को भूल गई, जो पृथ्वीराज चौहान जब यहाँ पे 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने जो अटैक किया था, वो जब मोहम्मद गौरी वहाँ पे विश्राम कर रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान को ये भनक लग गई कि मोहम्मद गौरी यहाँ पे। तो पृथ्वीराज चौहान ने घर से जा कर के भटिंडा गए, और भटिंडा जा कर के 1191 में इसको तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया था, ठीक है। ये बात थी इसमें। अब निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक, पता है। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में 1175 से लेकर 1192 तक के दौरान शासन किया था, और पृथ्वीराज चौहान से पहले निम्नलिखित के शासक ने दिल्ली पर शासन किया, अनंगपाल तोमर, जिसने दिल्ली को ही बसाया था, ठीक है। इनकी 2 पुत्रियाँ थीं, बता दिए वो कहानी आपको। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, चंद्रवरदाई, जो मित्र भी था इसका, इनका। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था, चालुक्य शासक अभी हमने बताया कौन कौन शासक थे इनके समकालीन, तो भीमदेव द्वितीय। चंदावरी युद्ध 1194 में उत्तर प्रदेश के इटावा यमुना नदी के तट पर हुआ था, ये भी बता दिया अभी। ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये देखिए, यूपीएससी एसी इलेक्ट्रिकल 29 मई 2022 को पूछा गया है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, तो किसके थे, हारूनी के। किसके थे, हारूनी के, अभी बताया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह निम्न में किस जगह पर, अजमेर में, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह
जा दिन जन्म भयो आला को, धरती दसी अढ़ाई आत। ये दुआ भी आया है, ये किसका है? आला का। ठीक है, यहाँ पर ये होता है कंप्लीट, और थोड़ी बहुत आपको समझ में आ रही हो, और ये इसी प्रकार हम लेके चलेंगे। इसको आप सपोर्ट करिए, हम रोज़ आपके लिए ऐसी क्लासें लाते रहेंगे, पर आप हमको सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपको और शानदार तरीके से समझाएंगे।